नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस राहुल का दाव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है। चुनावी रण में दिग्गज जुबानी हमले लगातार बोल रहे हैं। इसके साथ ही तमाम दाव पेच भी चले जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ा दाव खेला है। उन्होंने संविधान बचाने की दुहाई देकर दलितों को साधने की कोशिश की है। तो इसी के साथ ही अग्निवीर योजना को लेकर भी युवाओं को कांग्रेस के पक्ष में लाने की पूरी कोशिश की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने चंबल के मिजाज को भांपते हुए ये दाव लगातार चले हैं चंबल क्षेत्र में। और इसकी वजह है कि चंबल में एक ओर जहां दलित वोट निर्णायक होते हैं तो दूसरी ओर ग्वालियर चंबल अंचल फौजियों का भी इलाका माना जाता है। अब राहुल के इस दाव का कितना असर चंबल में होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ा दाव राहुल गांधी ने चला है। देखिए, इसके पहले भी हमने देखा था कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश क्यों नहीं पहुंच रहे हैं या फिर क्यों कम दौरे हो रहे हैं, इसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया था, क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं के दौरे कम देखने को मिल रहे थे कांग्रेस के। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, राहुल गांधी चंबल क्षेत्र में पहुंचे हैं और बड़ा दाव यहां पर खेला है। बात अगर दलितों को साधने की कहें, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है, संविधान को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है, खासतौर पर अपनी न्याय की गारंटी जिस तरह से कांग्रेस लेकर चल रही है, एक महिला वर्ग को साधने के लिए बड़ी कवायद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। न्याय की गारंटी कांग्रेस इसे बता रही है और लगातार इसी को लेकर प्रचार प्रसार कांग्रेस का जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर मध्य प्रदेश की जनता पर, चंबल क्षेत्र पर देखने को मिलेगा, क्योंकि तीसरे चरण में काफी अहम माना जा रहा है ये रण। चंबल क्षेत्र पे दोनों ही पार्टियों के नेताओं का जोर देखने को मिल रहा है। आज ही हमने देखा था सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुरैना में गए थे, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। और अब राहुल गांधी पहुंचे हैं चंबल क्षेत्र में। कितना यहां पर समीकरण साध पाएंगे, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ राहुल गांधी के बयानबाजी यहां पर देखने को मिली है। चुनाव में दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जो भी कुछ मिला है, इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई ये है भाइयों और बहनों। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। तो चंबल क्षेत्र में राहुल गांधी ने बड़ा दाव चला है, बीजेपी पर निशाना साधा है और अपनी न्याय की गारंटी को भी उन्होंने बार बार दोहराया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि चंबल क्षेत्र में इसका कितना असर होगा। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। कर्नल ईशान जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मीडिया पैनलिस्ट है भाजपा के। रोशनी यादव जी मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी है। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले रोशनी जी आपके ही पास में आना चाहूंगी। देखिए, पहले तो इसको लेकर आपको घेरा जा रहा था। देखिए, बीजेपी की तुलना में अगर हम देखें, बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो पूरी तरह से एक्टिव नजर आया है। हमेशा की तरह मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, मध्य प्रदेश एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, इसी तरह की बयानबाजी बीजेपी की तरफ से देखने को मिली थी। इस बार भी राष्ट्रीय नेतृत्व फुल एक्टिव नजर आया। पहले तो
इसको लेकर आपको साधा जा रहा था कि आपकी उतनी तुलना में राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं दिख पा रहा है मध्य प्रदेश में। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, राहुल गांधी चंबल क्षेत्र में पहुंचे हैं और इस बार देखा जाए तो अग्निवीर योजना मुख्य एजेंडा उन्होंने बनाया। संविधान को जिस तरह से आरोप लगातार लगाती आई है कांग्रेस की, बीजेपी बदल देगी, संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, बड़ा दांव तो खेला है, लेकिन कितना असर आप देख पा रही हैं? देखिए, सबसे पहले खुशी जी मैं आपको नमस्कार करूंगी, मेरे साथी भी जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी की गारंटी में जो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का वादा देने का जो वादा किया था, उसमें ये विफल हुए। किसान को गारंटी देने की बात की थी, उसमें भी ये विफल रहे, इनके मैनिफेस्टो में नजर नहीं आता। और जहां हमारा देश का, और आपको याद हो कि पिछला चुनाव नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा में शहीद हुए वीर सपूतों को चुनाव में एजेंडा के रूप में एक हथियार बना के उनका उपयोग किया था और पूरे देश से ये अपील की थी कि मेरे देशवासियों, आप उस शहीद अब जो कुर्बान हुए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उन वीर सपूतों के नाम पर क्या आप अपना एक वोट नहीं देंगे? तो इनकी मतलब मैं अमर्यादा और इनकी निर्लज्जता पे अगर बात करूं तो जो इस देश के शहीदों पे वोट मांगता है और फिर वो एक ऐसी स्कीम अग्निवीर लेकर के आता है जिसमें वो कहता है कि एक परिवार का बेटा और इस देश का युवा जो इस देश का भविष्य है, आप 4 साल कुछ समय तक मेहनत करिए और 4 साल में आपका उपयोग करके आपको फेंक दिया जाएगा। तो इस बात पर सवाल उठता है कि उसके बाद उसका परिवार उस युवा का भविष्य कैसे सुरक्षित कर पाएगा? तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठता है। आप देखें कि इनके भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं द्वारा इस असलियत को उजागर किया जा रहा है, चाहे वो अनंत हेगड़े जी हो, चाहे ज्योति जी हो, उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि 400 पार अगर आपने हमें करवा दिया तो संविधान को बदल दिया जाएगा। तो ये जो वक्तव्य है ये इनके नेताओं के द्वारा ही दिए जा रहे हैं, इसलिए मोदी जी को स्पष्ट करना पड़ रहा है। आप पीलीभीत में इनका भाषण देखिए, ये खुद ही कहते हैं कि मैं जातियों पर जाके बात नहीं करता हूं, जबकि मध्य प्रदेश में 2011 में जाति जनगणना का इन्होंने वादा किया था। ये जाति जनगणना नहीं करते। जब हम हिस्सेदारी न्याय की बात करने लगते हैं तब ये जातियों पर भी बार करने लगते हैं कि मैं पिछड़ों की बात कर रहा हूं, मैं दलित की बात कर रहा हूं। लेकिन आज संविधान बचाने की लड़ाई है और जो लोकतंत्र की हत्या, जिस प्रकार से आप चंडीगढ़ का आपने चुनाव देखा, इस पूरे देश ने देखा कि कैसे चुनाव आयोग को भी सर झुकाना पड़ता है और जो है पेपर बैलेट को इनवैलिड कर दिया जाता है, तब ये सवाल उठता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन दी थी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो इन पर सवाल उठता है। पूरा देश देख रहा है, चाहे वो इंदौर का दृश्य हो, चाहे सूरत का दृश्य हो, चाहे खजुराहो का दृश्य हो। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। अगर इनके पास मुद्दे होते तो ये विकास की नीति पे बात करते, व्यापार नीति पे बात करते, आर्थिक नीति पर बात करते, देश के विकास पे बात करते। लेकिन इनके पास ना तो, अगर इनके पास इनके 10 सालों का कामों का भंडार है तो उस पर बात करनी चाहिए। कम से कम सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री को अपनी मर्यादा तो नहीं खोनी पड़ेगी। उनको ये नहीं कहना पड़ेगा कि जितनी इस देश में जिनके ज्यादा बच्चे हैं उसमें उनकी संपत्ति बांट दी जाएगी, बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। अरे आपको शर्म करना चाहिए। अगर किसी ने मंगलसूत्र कुर्बान किया है तो वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की मां सोनिया गांधी ने इस देश के लिए अपने मंगलसूत्र को कुर्बान किया है। क्यों भारतीय जनता पार्टी को ये याद नहीं आया कि कोरोना में जब एक एक व्यक्ति अपनी सांस की भीख मांग रहा था और वो बहनें अपने मंगलसूत्र को कुर्बान होता हुआ देख रही थी ऑक्सीजन की कमी से। यहाँ पे जो महंगाई का जो आलम बढ़ा हुआ है कि एक जगह गैस सिलेंडर योजना देने की बात करते हैं, वही वो गरीब बहन उस सिलेंडर को 450 का वादा करते हैं, ये भरवा नहीं पाती है। तो जब वो बहन मंगलसूत्र गिरवी रख के अपना घर चलाती है तब इनको क्यों वो दृश्य याद नहीं आता? और इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि देखिए मैं राशन देने का काम कर रहा हूं, और एक जगह कहते हैं कि वो फोकट का राशन लेके आपको आनंद आ रहा है। ये इनकी शब्दावली है। तो आज आप देखें कि किस तरीके से इन्होंने पूरी मर्यादाएं खोके, लेकिन लगातार
कांग्रेस पार्टी का ये साहस है कि हम संघर्ष की चुनौतियों में भी हम अपने मैनिफेस्टो किसान न्याय की बात कर रहे हैं, जहां किसानों को जीएसटी मुक्त खेती की बात कर रहे हैं, वहीं उनके कर्ज मुक्ति का 1 महीने में निपटारण करने की गारंटी दे रहे हैं। इन्होंने तो किसान की गारंटी दी थी कि मैं एमएसपी पे, यही मध्य प्रदेश में वादा किया था कि गेहूं पे 3,2700 रुपए दूंगा, धान पे 3100 रुपए देने का वादा किया, लाडली बहनों से वादा किया कि अभी 1000 डालता हूं, विधानसभा का चुनाव खत्म होगा तो आप सभी के खातों में 3000 रुपए डाले जाएंगे लाडली बहनों के। लेकिन इनने कोई वादा पूरा नहीं किया। जब महालक्ष्मी और नारी न्याय में हमने 8,500 हर बहन की आवाज बुलंद करने की बात की और सही मायने में राहुल गांधी ने उस बहन को सशक्त करने की बात कही है कि 8,500 अगर एक बहन के हाथ में जाएगा तो वो जरूर अपने घर में अपना मान सम्मान चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हुए ईशान जी देखिए कई आरोप है आपको, संविधान को आप बदल रहे हो, जनता के साथ अन्याय कर रहे हो, अब कांग्रेस न्याय दिलाएगी अपनी गारंटी के साथ। राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा दाव खेला है, कंडीशनल बयानबाजी इस बार तो वो करते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए चंबल क्षेत्र फौजियों का गढ़ माना जाता है, एक तरह से इलाका माना जाता है, अग्निवीर पर भी आपको घेरा है। जैसे मैंने सहनशीलता के साथ रोशनी जी का पूरा वक्तव्य सुना है, वो भी सुनेंगी, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगी। पहली चीज, संविधान खतरे में है ये कौन कह रहा है? जिनकी दादी ने संविधान का मखौल उड़ाया था और 1977 में इमरजेंसी लगाई थी, संविधान का खतरे में है वो व्यक्ति बोल रहा है जो कि संसद में बिल फाड़ के फेंकता है। तो ये संविधान खतरे में है बोलने वाले लोग पहले खुद समझें, आत्मचिंतन करें कि संविधान को कितनी बार उन्होंने खतरे में डाला है और खाली वोट बैंक की तरह सभी जातियों को और सभी वर्गों को इन्होंने इस्तेमाल किया है। अभी आते हैं हम, कांग्रेस प्रवक्ता ने अग्निवीर की बात की और सेना की बात की, पुलवामा की बात की। कम से कम मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं खुद रहा हूं सेना में, 21 वर्ष तक सेवा की है मैंने। 2014 के पहले सेना हर तरह से सक्षम थी, लेकिन एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप और उनकी जो विश्वसनीयता थी वो क्वेश्चनेबल थी, जिसकी वजह से सेना के मनोबल पर बहुत प्रभाव पड़ता था। और 2014 के बाद से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद से जो विश्वास और आत्मविश्वास जिस तरह से सेना का बढ़ा है, इसके बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। बात आती है अग्निवीर की। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछता हूं, अग्निवीर योजना कब शुरू हुई? क्या इसका ज्ञान है? 2023 जनवरी में शुरू हुई और 2027 में पहला बैच आएगा। नहीं, सुन लीजिए, 2022 में इंप्लीमेंट हुआ, पहला बैच 2023 में हुआ है। ठीक है। सो अगर आप ये कहते हैं कि अग्निवीर योजना हम खत्म कर देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आएंगे सरकार में और खत्म कर पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अग्निवीर योजना पे कोई चर्चा सरकार के अंदर और सेना में नहीं हो रही है। और जो युवक वहां पे गए हैं अग्निवीर योजना में, उसमें से करीब 25 से 30% रिटेन होंगे, सेना में रख लिए जाएंगे और बाकी बाहर आएंगे। तो जो बाकी आएंगे उनके लिए भी सरकारी नौकरियों में और प्राइवेट कंपनियों ने भी ये दिया, आश्वासन दिया और लिखित में आश्वासन है सबके कि वो उनको प्रेफरेंस देंगे नौकरी में। अगली चीज आती है जातिगत जनगणना की। हमने कभी नहीं कहा कि हम जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस ने उठाई, लेकिन इसके साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जातिगत जनगणना या जातियों को हमने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की बात नहीं कही है। ये कांग्रेस जो कि हमेशा करती आई है, अल्पसंख्यकों के लिए और जातियों को बांट के, समाज को बांट के एक अजीब तरह की सामाजिक संरचना की कल्पना कर रही है कांग्रेस। सबको बांट दो। फिर आती है बात मंगलसूत्र। सोनिया जी ने मंगलसूत्र कुर्बान किया, ये कटु सत्य है, लेकिन कभी मंगलसूत्र था नहीं उनके गले में। राजीव गांधी जी इस देश पे कुर्बान हुए, मानता हूं,
रोशनी जी बोल लेने दीजिए। का दिखावा रोशनी जी, करती है। बोल लेने क्या दीजिए, बीजेपी आप के बात हर नहीं नेता के बोलिएगा। घर में मंदिर है? जरा इस बात का भी जवाब दीजिएगा। रोशनी कल से जी, हम लोग रुक सर्वे जाइए। करवाते हैं पहले कि बोल हर जो लेने दीजिए, सनातन और आपसे धर्म कौन की बात सुना? करता ये है, गलत है, फिर क्या उसके डिबेट घर में मंदिर है? उसी की ठीक करा है। लीजिए डिबेट। और वो रोशनी जी, माँ मैं पाँच इनका मंगला मिनट नहीं भाषण चाहता। नहीं आपके पास इस में बात लौटूंगी का भी मैं। जवाब दीजिएगा। ठीक है। मैं इस इनका बात का भाषण जवाब सुनने दीजिएगा नहीं कि देता हूँ। कोई जो है ठीक है, जवाब शपथ लूंगी ग्रहण मैं, होने के पहले बाद उनकी जो बात बात हो जो जाने है वो दीजिए। माँ रोशनी जी, मंगला आपके नहीं पास चाहता भी है, वो लौटूंगी। सनातनी ही है। ठीक है, जवाब ईशान जी अपनी सुनना बात पड़ेगा। रखिए। अगर हम उस विषय पे जाएंगे कि किसका विवाह किस रीति से हुआ था, बहुत दूसरी डिबेट हो जाएगी, इसलिए उसको रहने दीजिए। किस धर्म के आधार पर और किस पंथ के आधार पर विवाह हुआ था, उसकी चर्चा ना करें, वही बेहतर है। कांग्रेस ये फ्रीडम आप देने कह की रही हैं, ताकत रखती है। आप ही फिर आप लाना आगे चाहते शुरू हैं हो गई। यूनिफॉर्म कोड को, रोशनी जी, एक सुनिए। धर्म एक ठीक है। भाषा, एक रोशनी धर्म जी, एक सुनिए, भाषा। आपको हम पता नहीं है ना तो मत बोलिए। आप खाली हवा में बातें कर रही हैं। मंगलसूत्र मैं गिरवी बातें रख के कर रही हूँ, आप रखा बताइए। हुआ है। अभी कैसी आपने बातें जो कर हिंदी रही हैं आप? एजुकेशन लाया खाली है, भ्रम, आपको क्या झूठ जरूरत फैलाने पड़ी थी के जब अलावा आप खुद ठीक कहते है, हैं ईशान जी, कि देखिए मैं मैं हम जवाब हिंदी दूंगी, मैं भाषा रोशनी में जी हम आपके इनको पास में लागू करना लौटूंगी। चाहते हैं। ठीक है, और एक आप प्रतिक्रिया ले लेने एजुकेशन दीजिए, पहले 12 देवदत्त जी भाषाओं के में पास में लाते लौटूंगी। हैं। देवदत्त जी तमिल, देखिए, कर्नाटक, न्याय की अन्य गारंटी भाषाओं चल में रही है, तो मोदी की आपको गारंटी चल रही है। बीजेपी आप हमेशा थोड़ी की तरह कहते हैं कि विधानसभा चुनाव यूनिवर्सल में भी कोड हमने हम देखा था, लाएंगे, मोदी की हम गारंटी पर ही सिविल चली थी। यूनिफॉर्म लेके कांग्रेस अब आएंगे। न्याय की गारंटी पर चल रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा जाति फैक्टर, जिस तरह से दोनों ही पार्टी साधती हुई नजर आ रही, क्या लगता है आपको, बड़ा मुद्दा बनेगा ये? देवदत्त जी। जी देखिए, जब चुनाव आते हैं तो वो सब मुद्दे जो आचरण में रहते वो सब चेतना में आ जाते, व्यवहार में आ जाते। अभी तो लेकिन अभी तक जो चुनाव होते थे उसमें जो मुद्दे होते थे वो ऐसे होते थे कि अक्षमता सिद्ध करते थे, भ्रष्टाचार बढ़ाने की, जातिवाद बढ़ाने की, ये सब बातें होती थी। लेकिन एक जो आरोप इस बार लग रहे हैं कि यदि ये आए तो संविधान सुरक्षित नहीं है, दोनों ही दल एक दूसरे पे लगा रहे कि संविधान को खतरा है, कभी कहते हैं देश को खतरा है। तो ये थोड़ा सा दोनों ही दलों को ये बचना चाहिए कि दोनों ही दलों में नेता जो है देश के हैं, दोनों ही प्रखर राष्ट्रभक्त हैं। तो किसी को ये कहने के लिए कि हराने के लिए हम ये कहें कि इनके से ये खतरा, ये सब नहीं, देश के लिए कोई खतरा नहीं पैदा करेगा। समझ हो सकती है कम हो कि कौन सी बात कब करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आखिर हम इस देश के, तो सभी देश की सुरक्षा के प्रति तो संकल्पित रहेंगे ही, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। लेकिन इतनी भी नहीं गिनना चाहिए कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को हराने के लिए कुछ ऐसे मुद्दे उछालें। अभी जो बात है वो यही है कि हम उन मुद्दों को उछालें कि कैसे हमारे दल में क्या सुविधाएं मिलती हैं, आपके दल में जनता को क्या सुविधाएं होती, हम सुशासन देते, आपने मेरी बातें, महंगाई कहाँ बढ़ती है, कहाँ बेरोजगारी बढ़ती, इन सब मुद्दों पे अक्षमता और क्षमता का देश से न जुड़े हैं। मेरा ऐसा मानना है, देश सर्वोपरि है सबके लिए। जीत हार तो लगी रहती है, आज कल परसों जो भी आएगा जाएगा, कई कारण रहते हैं, कोई राष्ट्रभक्ति से ही जीते ऐसा नहीं, कई चीजें ऐसी हैं कि ये मान के ही मतदाता चलता है कि आपके हाथों में देश सुरक्षित है। बस किसी के कम, किसी के लिए मैनेजमेंट भारी पड़ता है, किसी के लिए प्रत्याशी भारी पड़ जाता है, किसी के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, किसी लिए मुद्दे, इन सब कारणों से भी जीत हार होती, कोई एक कारण नहीं होता। लेकिन इस बात को हम सब संकल्पित रहे कि हम सब देश के लिए कुछ भी करेंगे, हार भी जाए, हार मंजूर है, लेकिन देश में हम ऐसा नहीं करेंगे कि जातिवाद बढ़ा दें तो समाज को तोड़ दें, धार्मिक उन्माद इतना बढ़ा दें कि दो धर्म आपस में लड़ने लगे, ये सब हम नहीं करेंगे ना। इसके लिए हम आए हैं, हम सेवा का संकल्प लेके आए, देश सेवा का संकल्प लेके राजनीति में आए हैं, तो हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। बस व्यक्तिगत जो है प्रत्याशियों की, नेताओं की और दलों की, कि वो कितने अक्षम है, कौन कितना सक्षम है, इस बातों को उठाएं और इस मुद्दे को अलग रखें कि देश तो सुरक्षित सभी के हाथों में। नहीं तो दुनिया में जब आजकल सोशल मीडिया सब वायरल होते हैं तो दुनिया क्या कहेगी कि भारत में यदि ये दल आ गया तो देश असुरक्षित है, हमारे लिए मौका है क्या?
या बिल्कुल ये दल आ देवदत्त जी, जाते कहा हैं। जा सकता है इसके सियासत तो अपनी आरोप जगह है, लेकिन एक राष्ट्र को अपने देश के लिए इस तरह की बयानबाजी करना वाकई एक गलत बात कह सकते हैं हम। चलिए ठीक है, रोशनी जी के पास में आऊंगी। रोशनी जी ठीक है, राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन आपको नहीं लगता कि पकड़ कहीं ना कहीं उनकी इतनी मजबूत नहीं बन पा रही है? ठीक है, जनता को अपने खेमे में लाने के लिए मजबूती के साथ दौरे कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर यही देखा जाता है कि जहां एक तरफ जनसभाएं चल रही है, दूसरी तरफ पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। रामनिवास जी की हम बात कर ले, बीजेपी में शामिल हो गए। अभी बीते दिन ही हमने देखा अक्षय कांति पर मतलब प्रत्याशी ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ये किस तरह की स्थिति फिर आप देख रहे हैं? देखिए, अगर हम अजय कांति पर्टिकुलर उनकी अजय बम जी की बात करें, तो अक्षय बम की बात करें, तो आप देखिए कि सुबह से 11 बजे तक वो प्रचार कर रहे हैं। ये दृश्य इंदौर की जनता को भी दिख रहा है और मध्य प्रदेश को भी दिख रहा है कि किस तरीके से जो है सरकारी संस्थानों का लगातार भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करके, आप चाहे वो चंडीगढ़ के चुनाव का दृश्य देख लीजिए, मैंने बताया, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी और नेता भी बिल्कुल मौन हो जाते हैं कि किस तरीके से जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो है बैलेट पेपर को रॉन्ग कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद स्वयं स्टेटमेंट देती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये इस बार दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। और अभी मेरे भाई देवदत्त जी मुझे जो कि राष्ट्रहित और इन सब मुद्दों पर बात कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कांग्रेस कभी ये नहीं कहती कि देश और भारत देश, ये सब कोई भी सरकारें और सत्ता रहे, सबके लिए, हर जनता के लिए, हर नागरिक के लिए प्रमुखता से है। लेकिन मैं इनको कर्नल साहब को याद दिला दूं कि आप जो तथ्यों की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी की भद्रता और सरलता इतनी अच्छी है कि आपको याद होगा 1989 में जब राजीव गांधी जी को जनमत मिला था, अपार जन समर्थन मिला था, 189 के लगभग मुझे लगता है सीट मिली थी उस समय, लेकिन उन्होंने विपक्ष में रहना स्वीकारा था कि अगर हमें पूर्ण बहुमत की सरकार अगर हम नहीं बना पा रहे हैं तो हम शांतिपूर्वक, लोकतंत्र ने जो हमें जन्मत दिया है हम उसको स्वीकारते हैं। लेकिन आज वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार, इनके नेता ये देख रहे हैं कि प्रथम चरण की जब वोटिंग होती है, वोटिंग परसेंटेज कम नजर आता है, जबकि इनके ही ये दावे हैं कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है नहीं चल रही। तो रोशनी जी, पार्टी की मजबूती पे है। मेरा सवाल है, उसको लेकर आप जवाब दीजिए कि आखिर क्यों मजबूत नहीं दिख पा रही है पार्टी? नहीं, चुनाव लगातार जारी है, चुनाव के बीच भी अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती थी कि छोटे मोटे कार्यकर्ताओं का दल बदल ठीक रहता है, लेकिन अगर रामनिवास जी की बात कर ले, काफी अच्छे नेता रहे हैं। मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया कि अक्षय बम वाले मैटर में एक बहुत ही जाने माने पत्रकार में हेडलाइन होती है कि जैसे ही उन पर हत्या का आरोप लगता है और 3 शर्तों के साथ भाजपा का प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, तो सामंजस्य उनको ये कहा जाता है कि आपको भविष्य देखना है कि ठीक है, आप भाजपा पर हमेशा, ठीक है, भाजपा पर आप आरोप लगाते, भाजपा प्रेशर पॉलिटिक्स करती है, लेकिन सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है कांग्रेस में भी? अगर यही डर है तो सामंजस्य बना के रखिए। देखिए, हम लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं, चूंकि हमारे लिए चुनौती है, इस बात को हम जरूर स्वीकारेंगे समय की कमी है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं ईशान जी से। ईशान जी देखिए, ठीक है, एक तरफ कांग्रेस की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप पे बार बार यही आरोप है कि प्रेशर पॉलिटिक्स आप करते हैं। कांग्रेस में रहते हैं तो आप नेताओं पर आरोप लगाते हैं, लेकिन बीजेपी गंगा हो गई, यहाँ आके पाप धुल जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि संवैधानिक संस्थाएं होती है, जांच एजेंसियां, वो अपना काम करती है। 307 का मुकदमा अगर अक्षय बम जी पर लग गया तो वो भाजपा ने नहीं लगा दिया। कहने के लिए तो कुछ भी आरोप लगाए जा सकते हैं। खुशी जी, आप लगातार प्रश्न पूछ रही थी रामनिवास जी के लिए, एक जवाब रोशनी जी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कुछ कहने को है नहीं। वहां पर क्या कहेंगी? भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, फिर मैं इसमें बोलने लग गई। मेरा टाइम है, मुझे बोलने दीजिए रोशनी जी। ईशान जी देखिए, मैं पूरा सुनता हूँ आपको। शॉर्ट कमेंट में अपनी बात रख लीजिएगा कृपया करके, क्योंकि समय की कमी। देवदत्त जी से भी प्रतिक्रिया लेंगे। रोशनी जी, आपकी बात सुनी तो ईशान जी की बात रखने दीजिए। देखिए, ये आदत है कांग्रेस की, भ्रम पैदा करो, झूठ बोलो और एक जनता के बीच में भय का माहौल बनाने की कोशिश करो। कुछ काम आने वाला नहीं है इन चुनावों में। कांग्रेस पार्टी, ठीक है, क्योंकि समय की कमी, एक शॉर्ट कमेंट ले लेने दीजिए देवदत्त जी से। देवदत्त जी देखिए, एक और पार्टियां प्रचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करें, लगातार भितरघात, लगातार टूटती हुई कांग्रेस, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देवदत्त जी, छोटी सी बात आपकी रख दीजिए, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी मैं। कांग्रेस इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। जब जब वो थोड़ा उठ के खड़ी होती है तो कोई ना कोई कांग्रेसी ही उसको झटका दे देता है। जिस तरह से एक इतने दिग्गज नेता, इतने लोग जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, चाहे वो सुरेश पचौरी हो, रामनिवास रावत हो,
वो चले गए, वो प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इसमें वाकई कांग्रेस को चिंतन मनन की जरूरत है। बिल्कुल देवदत्त जी, एक वाकई चिंतन मनन की जरूरत है, क्योंकि चुनाव के चलते अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती कि प्रत्याशी पार्टी को छोड़ रहे हैं तो वाकई एक ये गंभीर विषय है। फिलहाल समय की कमी के चलते इस चर्चा को मैं ये समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दाव पेच के दौर लगातार जारी है। राहुल गांधी ने चंबल क्षेत्र में दाव चला है, देखने वाली बात होगी दाव कितना असर करता है। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।